साथियों, नमस्कार। मैं आपका साथी पद्मेश तेलंग पुनः आपसे संबोधित हूँ। इस समय हम लोग भारत के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और भारत के इतिहास का जो तीसरा भाग है, जिसको हम ये कह सकते हैं वो आधुनिक इतिहास है। उस आधुनिक इतिहास की आज हम चर्चा इस लेक्चर से करेंगे। अ, आपको मालूम है कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो एक राष्ट्रीय आंदोलन चला था, तो हम आधुनिक काल में थोड़ा सा भूमिका के लिए उस 1857 के पूर्व जो प्रशासन चल रहा था इस देश में, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि अंग्रेज लोग जब भारत आए थे, तो मुख्य तौर पर शुरू में वो यहाँ पर शासन करने की भावना से नहीं आए थे, व्यापार करने की भावना से आए थे। तो 1857 के पूर्व का अगर इतिहास देखें हम, तो वर्ष 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की जो आई थी, उन्होंने भारतीय शासकों के साथ 1611 में पूर्वी तट पर एक जगह है मछलीपट्टनम, जिसका मसूलीपट्टनम मूल नाम है। और फिर 1612 अगले वर्ष में ही पश्चिमी तट पर सूरत में व्यापारिक संबंध इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं से, भारतीय जो भी शासक थे उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए ये इस तरह से 1611 और 1612 में पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर पहले मछलीपट्टनम और फिर सूरत में व्यापारिक संबंध इन्होंने बनाए। और बाद में 1612 में सूरत में ये संबंध बनाने के बाद और 1616 में फिर मछलीपट्टनम में भी इन्होंने कारखाने भी स्थापित कर दिए। व्यापारिक संबंध के बाद कारखाने बना दिए सूरत में और मछलीपट्टनम में। और फिर आता है 1661, उसमें बॉम्बे में कैथरीन ऑफ ब्रागांजा, उसकी शादी में दहेज के रूप में पुर्तगाल द्वारा क्राउन को सौंपा गया। तो धीरे धीरे व्यापार से चलकर ये सामाजिक राजनीतिक चीजों में भी आए और ब्रिटिश क्राउन को सौंपते हैं 1661 में। और फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में जो उनके अपने कब्जे वाले क्षेत्र थे, उनको प्रांतों के रूप में विभाजित किया। जैसे आज राज्य हैं, प्रांत हैं, ये प्रांतों का विभाजन अंग्रेजों ने शुरू किया। उनमें शुरू में 3 थे, एक बंगाल था, एक बॉम्बे था और एक मद्रास था। मद्रास को आज हम चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे को आज मुंबई कहते हैं। उस समय तीनों प्रांत के नाम बंगाल, बॉम्बे और मद्रास थे। अच्छा, इन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। प्रांत शब्द नहीं थे, स्टेट शब्द नहीं थे, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और प्रत्येक प्रेसिडेंसी का प्रशासन एक गवर्नर द्वारा चलाया जाता था, और जिसमें गवर्नर जनरल जो था वो इन सब के ऊपर सर्वोच्च प्रमुख हुआ करता था। उस जमाने में उस प्रेसिडेंसी में सिविल सेवाएं कैसे होती थी? भारत में सिविल सेवाओं का प्रारंभ किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने सिविल सेवाएं शुरू की थी। और सिविल सेवाओं शुरू करने का उद्देश्य ही था कि कंपनी जो थी अंग्रेजों की, उनकी क्षेत्रों का इन प्रेसिडेंसी में प्रशासन प्रभावी ढंग से चले, इसके लिए उन्होंने सिविल सेवाओं को में नियुक्तियां शुरू की। पुलिस भी उस समय थी। पुलिस प्रशासन इस तरह का था कि 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक स्थानीय पुलिस बल का गठन किया, और पुलिस अधीक्षक, जिसको आज हम एसपी कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस पद का स्थापना 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसी तरह से न्यायपालिका थी, जुडिशरी थी, और वॉरेन हॉस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस न्यायिक व्यवस्था को स्थापित किया था। तो उन्होंने जिला स्तर पर सिविल न्यायालय, जिनको दीवानी अदालतें कहते थे, और आपराधिक न्यायालय, फौजदारी अदालतें कहते थे, ये जिला स्तर पर उन्होंने नियुक्त की। और फिर भारतीय जितने कानून थे उनको प्रॉपरली लेखाबद्ध करने के लिए 1833 में एक विधि आयोग का गठन किया गया। चलिए, अभी हमने 3 प्रेसिडेंसी की बात की थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। उसमें हम थोड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक उपखंड थी,
और प्लासी 1757 और बक्सर 1764 का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश अधिकांश हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और बंगाल प्रेसिडेंसी में जो कलकत्ता शहर हुआ, कलकत्ता शहर उस बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी था और कलकत्ता तक से ही विकसित हुआ। चलिए, इसके बाद हम 1857 के पहले की बात कर रहे हैं। तो 1857 तक आते आते कुछ संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक विकास हुए थे। उसमें एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था और उसमें बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। और इसी तरह से बम्बई, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। ये एक आध छोटा मोटा मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि उस पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और फिर आता है 1786 का अधिनियम। ये सब प्रशासनिक और न्यायिक और उस व्यवस्था के लिए अधिनियम थे। फिर चार्टर अधिनियम की हमने चर्चा की, 1793 में आया। फिर एक चार्टर अधिनियम 1813 में आया। फिर चार्टर अधिनियम 1833 में आया और फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया। मैं 1857 के पहले तक की अधिनियमों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिसके मार्फत ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई व्यापार करने के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीति में, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी दखलंदाजी होती गई, होती गई, होती गई। अब उसके बाद आता है 1857 का विद्रोह, जो भारतीय लोगों को फिर समझ में आया। 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद करीब 250 वर्ष बाद 1857 के आसपास जब भारतीयों को समझ में आया कि अंग्रेजों ने हम पर व्यापार के आड़ में पूरा ही राज कर लिया है, तो 1857 का एक राष्ट्रीय आंदोलन होता है जिसको विद्रोह कहते हैं। और कुछ इतिहासकारों ने उसको गदर भी कहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक गदर, एक विद्रोह, एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के जो कारण थे, एक तो राजनीतिक कारण था कि इनकी साम्राज्यवादी नीति अंग्रेजों की आ गई थी, जिससे लोकल जो स्थानीय राजा और जनता थी वो बड़ी नाराज थी। आर्थिक कारण थे कि अंग्रेजों ने अपने भारी टैक्सेशन लागू कर दिया। बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी, इनकी स्थायी बंदोबस्त था, भूमि का, रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी। ऐसी राजस्व व्यवस्थाओं के तहत इन्होंने किसानों पर बहुत सारा भूमि कर लगा दिया था और भूमि सुधार के नाम पे इन्होंने बहुत सारे जमींदारी अधिकारी को समाप्त किए, औद्योगिक पतन किया, लोकल जो व्यवसाय था, बिजनेस था, गृह कुटीर उद्योग था। तो ये आर्थिक कारण भी बने, प्रशासनिक कारण भी बने कि भारतीयों को तो उच्च श्रेणी वाली जो नौकरियां थी उनसे हटा दिया, नीचे के लेवल पर नौकरियां दी गई। सामाजिक धार्मिक कारण थे, जैसे एक लैक्स लोकी अधिनियम 1850 आया। उसके साथ जो भारत में पश्चिमी सभ्यता जो फैली जा रही थी, उसके तहत विरासत में जो हिंदू उत्तराधिकार कानून था वो बदल दिया। गोद लेने का बच्चे को या विरासत में अगले ज्येष्ठ पुत्र को जो अधिकार दिया जाता था लोकल राजा महाराजों द्वारा, उसको इन्होंने लैक्स लोकी अधिनियम 1850 से बदला। सती प्रथा का उन्मूलन उस समय हुआ। विलियम बेंटिक गवर्नर थे और विधवा पुनर्विवाह को वापस कानूनी मान्यता दी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये उस समय की परंपराएं थी, अच्छी बुरी थी, हम उसकी बात नहीं करें, लेकिन सती प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। इस कानून को अंग्रेजों ने बदला, विधवा पुनर्विवाह को लॉर्ड डलहौजी ने और विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन। तो लोकल लोगों को भी, लोकल राजाओं को इससे नाराजगी थी। ये सामाजिक धार्मिक कारण भी विद्रोह के बने। सैन्य कारण हुआ। सैनिक कारण ये हुआ कि उस समय जो चर्बी का इस्तेमाल होता था कारतूसों में, और मुंह से उस कारतूस को काटना पड़ता था, उसमें गाय की और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था। सैनिकों को जब पता पड़ा कि ऐसे कारतूस जिसको हमें मुंह से काटना पड़ता है, उसमें हमारे पवित्र जो पशु हैं, सूअर है, गाय है, उनकी चर्बी का इस्तेमाल होता है, तो सैनिकों में भी बड़ा संतोष हुआ अंग्रेजों के प्रति
ये एक सैनिक कारण हुआ। और कुछ बाहरी घटनाओं का प्रभाव भी हुआ। बाहरी घटनाओं में जैसे अफगान युद्ध हुआ था उसी समय 1838-42 में, पंजाब का युद्ध हुआ था 1845-49। तो ये जो पड़ोस में जो घटनाक्रम बदले राजनीतिक, उसका भी असर हुआ था। यहाँ भी विद्रोह के स्वर इसीलिए बने। और तात्कालिक जो कारण जिसको कहते हैं कि इमीडिएट, ऐसा क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह अचानक फूट पड़ा, उसमें सबसे बड़ा मैटर था चर्बी वाले कारतूस का प्रकरण। जो जैसा बताया मैंने कि जो नई एनफील्ड राइफल के कारतूस थे उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई और सैनिकों से उम्मीद की गई कि वो उसे काटेंगे। ये तात्कालिक कारण हुआ। हिंदू और मुस्लिम सिपाही दोनों ही वर्ग के बहुत इससे क्रोधित हुए कि उन्होंने देखा कि हमारे धर्म को जानबूझकर नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने इस तरह के कारतूस लाए हैं। तो ये जो कारण थे, इसके कारण 1857 का विद्रोह पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ। और इस विद्रोह को किस तरह से बढ़ा, तो पहला तो हुआ सिपाही विद्रोह। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में एक युवा सिपाही थे मंगल पांडे। उस मंगल पांडे ने इस कारतूस प्रकरण में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया, विद्रोह कर दिया। उसके फलस्वरूप उन्हें मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। तो इससे भी विद्रोह भड़क गया। सेकंड हुआ, उसके बाद छोटे मोटे और भी विद्रोह चलते रहे। फिर हुआ जन विद्रोह, जिसमें जनता कूद गई। तो ये जब इतने सारे विद्रोह हुए सैनिकों के खिलाफ, तो फिर इन सारे विद्रोह में शहरी और ग्रामीण इलाकों में बगावत शुरू हो गई और लोगों ने सरकारी खजाने लूट लिए, बारूद गोदामों को तबाह कर दिया, बैरकों और न्यायालयों को जला दिया और जेल के दरवाजे खोलकर भारतीयों को आजाद कर दिया। ये विद्रोह जन विद्रोह हो गया। इस जन विद्रोह में कारीगर आए, दुकानदार आए, मजदूर आए, जमींदार आए, धार्मिक भिक्षुक आए, पुजारी आए, किसान आए, छोटे जमींदार आए और हिंदू मुस्लिम ने सबने मिलकर एक नारा दिया। सभी सिपाहियों ने सम्राट बहादुर शाह जफर की सर्वोच्चता को स्वीकार किया और दिल्ली चलो का नारा दिया कि दिल्ली चलो और अंग्रेजों का शासन खत्म करो। ये विद्रोह का क्रम हुआ। अब हम आपको बताएं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें क्षेत्रीय नेता कौन थे, रीजनल लीडर्स। एक नेता थे नाना साहेब और तात्या टोपे। इनका स्थान था कानपुर। और कारण ये बना था कि नाना साहब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोदली हुए बेटे थे, उन्होंने तात्या टोपे की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़ा और नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। और जिन्होंने बहादुर शाह को भारत का सम्राट स्वीकार कर दिया, अंग्रेजों को नकार दिया। इसी तरह से तात्या टोपे की जो चर्चा की, तात्या टोपे भी एक महान योद्धा थे और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर कब्जा करने में मदद की थी, अंग्रेजों का विद्रोह किया था। एक नेता, महिला नेता का नाम बताएं, रानी लक्ष्मीबाई। इनका स्थान था झांसी। और ये जो गोद लेने वाला कानून था उसमें जो अंग्रेजों ने दखलंदाजी की थी, उस पर बड़ी नाराज थी और इन्होंने अपने दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बिठाने के लिए लड़ी कि ये मेरा अधिकार है, मैं अपने दत्तक पुत्र को गोद लेके अपना राज्य दे सकती हूँ। तो मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर फिर हमला किया। लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ किले से भागी, कालपी स्थान पर पहुंची और वहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर पुनः कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ा इतिहास था, बहुत बड़ी युद्ध था रानी लक्ष्मीबाई का। और भी उस समय के कुछ नेता थे, कुंवर सिंह थे आरा बिहार में, शाहमल थे बागपत उत्तर प्रदेश में, मौलवी अहमद उल्ला थे फैजाबाद में। ये कुछ नाम है। अब इसमें जो लोग शहीद हुए उस 1857 की क्रांति में, तो बैरकपुर के जो इसके विद्रोह के स्थान थे वो कुछ अमुक जगह, कुछ ज्यादा जहां विद्रोह हुआ था वहां एक बैरकपुर जगह थी, उसमें शहीद जो हुए मंगल पांडे हुए जिन्होंने कारतूस का विद्रोह किया था। ग्वालियर नाम का स्थान हुआ, वहां तात्या टोपे शहीद हुए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शहीद हुए। बरेली में खान बहादुर खान शहीद हुए और दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, जनरल बख्त खान, हकीम
अहसानुल्लाह, इन लोगों ने अपनी शहादत दी। ये उस समय के महान शहीद क्रांतिकारी थे। तो उसके बाद अंग्रेज इकट्ठ हुए और उन्होंने 1857 का के विद्रोह का दमन शुरू किया। तो दमन शुरू करने में ब्रिटिश के सेनाधिकारी जो आए वो थे जनरल जॉन निकोलसन थे, विलियम हडसन थे, जेम्स आउट्रम थे। इन्होंने दिल्ली का मोर्चा संभाला और विद्रोह का दमन किया। जनरल नील थे, इन्होंने बनारस, इलाहाबाद और कानपुर को संभाल के विद्रोह का दमन किया। सर कॉलिन कैंपबेल थे, जो कानपुर और लखनऊ जिन्होंने अपना सेंटर बनाया। और इसी तरह से अंग्रेजों के जो सैनिक अधिकारी थे, ब्रिटिश सेना अधिकारी विलियम टेलर, ह्यू ग्रोव्स, इन लोगों ने अपने अपने एरिया में विद्रोह को दबाया। अब फिर भी भारतीयों का जो ये विद्रोह था शुरू तो बहुत जोर शोर से हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन असफल हो गया। असफल के कारण भी थे, योजना की कुछ कमी थी। भारतीय बहुत राजा महाराज सब बटे हुए थे, एकता थी नहीं। तो योजना और संसाधन की भी कमी थी, एकता का भाव था। शिक्षित भारतीयों का समर्थन नहीं मिला, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और नेताओं के बीच में भी एकता का अभाव था। और अंग्रेजों की जो सैनिक क्षमता थी वो अब मुस्लिमों से, भारतीयों से श्रेष्ठ थी। तो परिणाम ये हुआ कि 1857 की क्रांति शुरू तो हुई लेकिन असफल हो गई। लेकिन असफल होने के बावजूद इसका फिर प्रभाव ये पड़ा कि जो ब्रिटिश काउंट था उसने और सशक्त होने के लिए 1858 का एक अधिनियम बनाया और उसके माध्यम से कंपनी पर अधिकार कर लिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, व्यापारी कंपनी थी, जिसका मूल स्ट्रक्चर था, उस पर कब्जा कर लिया ब्रिटिश शासन ने, ताकि इस बहाने अब भारत का पूरा शासन अंग्रेजों के हाथ में आए। और सैन्य संगठन में बदलाव कर दिया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई कि राजा महाराजाओं को हिंदू मुसलमान के आधार पर, किसी भी आधार पर तोड़ो। और देशी रियासतों के प्रति एक नई नीति बना ली कि उत्तराधिकार गोद जो छीन दिया था स्थानीय कुछ तुष्टिकरण के लिए, उनको गोद का अधिकार दे दिया। तो देशी रियासतों के प्रति थोड़ा सा पुरस्कार दिए गए जिन शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये फूट डालो राज करो में देशी रियासतों के प्रति नई नीति आ गई। नए सहयोगी की तलाश की अंग्रेजों ने, और जो नए नए जमींदार थे इस देश में, राजकुमार थे, महत्वाकांक्षी लोग, उन लोगों को अपने साथ लिया और इस तरह से उन्होंने विद्रोह को दबाया। ये पॉलिसी बदली अंग्रेजों ने। तो विद्रोह की प्रकृति की बात करें हम, तो एक चीज में चर्चा करना चाहूंगा कि वीडी सावरकर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। इसे योजनाबद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इस 1857 की क्रांति को उन्होंने नाम दिया और इसको स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा, ताकि जनभावना बने कि ये स्वतंत्रता का तुम्हारा पहला युद्ध था। सिर्फ कारतूस और इस तरह की छोटी मोटी बातें ही नहीं थी, गोद अधिनियम और विधवा विवाह और इस पे नहीं था, ये तुम्हारा विधिवत स्वतंत्रता का पहला युद्ध है। ये सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 में ये जन जागृति जब फैलाई तो विद्रोह की प्रकृति को इसी तरह से, जैसे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार हैं, इसे न तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता कांग्रेस मानते थे, न ही राष्ट्रीय मानते थे। तो विद्वानों में भी मतभेद थे, कोई इसको स्वतंत्रता आंदोलन कह रहा था, कोई नहीं कह रहा था। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद ये 1857 तक के क्रांति के तक हम आए। अब 1858 की क्रांति हो गई जो भी है, उसके 1858 के पश्चात भारत में प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुए, इस प्रशासनिक परिवर्तन पर अब हम बात करते हैं। देखिए, एक आया 1858 के बाद, 1858 पे ही आया भारत सरकार अधिनियम। इसमें भारत में हम बेहतर सरकार बनाएंगे, अंग्रेजों ने इस भावना से इस अधिनियम को लाए और भारत के जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम डेजिग्नेशन बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। 1858, ये भी एक छोटा प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कब किया गया। उस अधिनियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858 और लॉर्ड कैनिंग
प्रथम वायसराय भारत के बनाए गए। उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें भारतीयों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कानून डिफरेंट जो बिखरे बिखरे कानून थे उनको बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई और उसमें लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली अपनाई जिसने भारत में कैबिनेट सरकार की नींव रखी। आज जो कैबिनेट का स्वरूप है वो कैबिनेट सरकार की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कानून बनाने की प्रक्रिया के दरमियान की गई थी। सिविल सेवाओं में परिवर्तन कर दिया, थोड़ा भारतीयों को अधीनस्थ पदों पर नियुक्त किया, की पोस्ट जो होती है बड़ी पोस्टें उनमें से हटाए और जितने उच्च पद थे वो यूरोपीय लोगों के लिए, भारतीयों के लिए नहीं, शासन भारत पे करना है लेकिन अंग्रेजों ने उच्च पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षण कर दिए। ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट वहां से आया। सेना में परिवर्तन किया, यूरोपीय लोगों की संख्या बढ़ाई, भारतीयों की संख्या कम कर दी। लड़ाकू और गैर लड़ाकू सेनाओं का अलग अलग विभाजन किया और अंग्रेजों ने सैनिकों में सांप्रदायिक, जातिगत, जनजाति और क्षेत्रीय निष्ठा जो होती है उसको प्रोत्साहित किया ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग आपस में भी लड़ते रहें इन आधारों पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। और इसके साथ अंग्रेजों ने एक काम और किया कि रियासत जो थी, लोकल रियासतें स्थानीय, उसमें उनको लगा कि ये देशी रियासतों में जनता का बड़ा भारी विद्रोह है और इनको ये लोकल रियासतों के राजा इनको सपोर्ट करते हैं, तो फिर उन्होंने भारतीय राज्यों को हड़पने की तो नीति छोड़ दी अंग्रेजों ने और थोड़ी बहुत छोड़ दी और थोड़ी बहुत छुड़वा दी, अधिकांश छुड़वा दी उन रियासतों से। और उन रियासतों ने भी देखा कि अब हमारा अस्तित्व गड़बड़ा रहा है तो अंग्रेजों से हाथ मिला लो। तो इन भारतीय राज्यों ने अपनी खुद की नीति में बदलाव करके अंग्रेजों से हाथ मिलाना शुरू किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भी उनका सहयोग मांगा कि आप हमारी हेल्प कीजिए। तो समीकरण, राजनीतिक समीकरण नए बने, श्रम कानून कुछ बनाए गए। अब उसके बाद आता है श्रम कानून में महिलाओं की, बाल श्रम की और उन सबके लिए चाय कॉफी के जो बागान थे उसमें अंग्रेजों ने कुछ अच्छी प्रगतिशाली नीति रखी ताकि भारतीयों को लगे कि नहीं, अंग्रेज हमारे खैर ख्वाह हैं, शुभ चिंतक है। अब उसके बाद आता है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। इस 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पहला कारखाना अधिनियम देश में लागू किया गया। आज जब हम देखते हैं कारखानों से संबंधित बहुत सारे अधिनियम है, लेबर एक्ट है, लेबर वेलफेयर एक्ट है, हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इन सब की देखा जाए जो शुरुआत, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहला कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था, तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 हुआ था और लॉर्ड रिपन ने उसको लागू किया था। उसके बाद आप देखिए फिर एक 1893 का और भारतीय कारखाना अधिनियम आता है और ये सारे अधिनियम लाने के पीछे उद्देश्य था कि जो बहुत बड़ी लेबर है, श्रम शक्ति है, उसको संगठित किया जाए और उसका भला शो किया जाए ताकि वो अंग्रेजों के प्रति वफादारी करें। ये 1858 के बाद की हमने थोड़ी सी प्रशासनिक परिवर्तन की चर्चा की। अब आइए उसी युग में, ये सब हम आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ रहे हैं, 1858 से शुरू किया हमने, अभी तक आएंगे हम। उस समय जो शिक्षा और प्रेस, जिसको आज हम सोशल मीडिया कहते हैं, इसका किस तरह से विकास हुआ। तो भारत में शिक्षा का विकास करने के लिए अंग्रेजों ने भी नीति बनाई और उस शिक्षण नीति में अंग्रेजों ने एक ऐसा वर्ग बनाया कि भारत में एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो खून से और रंग से, काले हैं, सांवले हैं, उससे भले भारतीय हों लेकिन जिनकी रुचि, राय, नैतिकता, बुद्धि इस सब में अंग्रेजियत भरी हो, ऐसी शिक्षा नीति को लाए ताकि जनमानस में बचपन से ही बच्चे में अंग्रेजों के प्रति वफादारी और भारतीयों के प्रति हिकारत भरी जा सके। तो इस शैक्षिक प्रणाली जो विकास किया गया, इसमें अंग्रेज लोग आए और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में मुस्लिम कानून और इनके विषय के अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। आज जो मदरसों की चर्चा होती है, मुस्लिम मदरसों की, ये अंग्रेजों की नीति के तहत 1781 में पहला कलकत्ता मदरसा बना, मुस्लिम कानून और उनके विषयों को अलग से मान्यता चिन्हित करने के लिए। फिर आते हैं जोनाथन डंकन 1793 में। इन्होंने
फिर हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, ताकि अंग्रेज भी अपनी शिक्षा और संप्रदाय को लेके गौरवान्वित होते रहें और हिंदू भी रहते रहे संस्कृत कॉलेज के नाम। फिर लॉर्ड वेलेस्ली आए 1800 में, और इन्होंने भारतीय भाषाओं और जो रीति रिवाज हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। हालांकि इसको बाद में बंद कर दिया। तो हम 1857 को बेस बना के बात करें कि चलो 1857 से पहले की क्या शिक्षा होती थी इस देश में। तो 1813 का एक चार्टर एक्ट था, और इस एक्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन दिया अंग्रेजों ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत में शिक्षा के विकास के लिए व्यापार के साथ साथ लाखों रुपए खर्च करने के लिए भी कहा गया। तो 1857 से पहले इन्हीं अंग्रेजों के राज में आगरा, कलकत्ता और दिल्ली, इनमें 3 संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित किए। तो जो लोक शिक्षा पर सामान्य समिति थी, एक 1823 की भी थी, उसमें आंग्लवादी यानी अंग्रेजी और प्राच्यवादी यानी पुराना जो भारत के शिक्षा का था, उसमें जो विवाद था, उसमें उस विवाद को थोड़ा सा अंग्रेजों ने तोल दिया, और प्राच्यवादी विद्वान और आंग्लवादी विद्वानों के बीच में, और उसमें बेबिंगटन मैकाले ने फिर इस विवाद को थोड़ा बहुत सुलझाया, और मैकाले ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को अदालतों की आधिकारिक भाषा बनाया। देखिए, पहले अदालतों की भाषा थी फारसी, बेसिकली तो वो भी भारतीय मूल की थी भाषा थी, उसको बदलकर मैकाले ने कोर्टों में अंग्रेजी को भाषा बनाया। आज भी जो हमारी बड़ी कोर्ट है उसमें अंग्रेजी की भाषा ही चलती है। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में भी मैकाले ने ही अंग्रेजी भाषा को पढ़ाई का मीडियम बना दिया। तो इसमें एक लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 का उल्लेख आता है, जिसमें उन्होंने ये सारे जो एक्सपेरिमेंट थे अंग्रेजियत को हावी करने के, वो लागू किए थे। अब एक आता है 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पेच। चार्ल्स वुड्स के डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी एक प्रश्न बनता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड्स का डिस्पेच था। और चार्ल्स वुड की डिस्पेच की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों के आधार पर 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, और पूसा बिहार में कृषि संस्थान बनाया गया, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। ये सब अंग्रेजों के समय की चार्ल्स वुड के डिस्पेच हैं। उद्देश्य इनका इसमें शिक्षा में दखलंदाजी की थी। अब 1857 की जब क्रांति हो जाती है, तो उसके बाद शिक्षा का क्या स्वरूप होता है उसकी भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी 1857 की क्रांति के बाद ये महसूस किया कि इस देश में शिक्षा में भी दखलंदाजी अपनी होनी जरूरी है। तो 1857 के बाद शिक्षा के माहौल बताएं आपको, तो एक हंटर शिक्षा आयोग बना। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83 में, इसमें डब्ल्यू हंटर साहब थे, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग का गठन हुआ। और इसका उद्देश्य था कि जो डिस्पेच ने जो 1854 में डिस्पेच लाए थे, उसके बाद से भारत में शिक्षा की प्रगति का थोड़ी समीक्षा करें, थोड़ी स्टडी करें, इसके लिए हंटर शिक्षा आयोग आया। और फिर पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में बना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना, और प्राथमिक शिक्षा को थोड़ा सा जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर। और हंटर साहब ने ये भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा में छोटे बच्चों के लिए लोकल जो भाषा है, स्थानीय भाषा का प्रयोग हो, ये उन्होंने एक बात कही है। अब आता है देखिए 1904। हम 1857-58 के बाद शिक्षा के जगत में 1904 पे आ जाते हैं, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना, और ये रेले आयोग था, रेले आयोग की अध्यक्षता में बना। 1902 में विश्वविद्यालय की में शिक्षा की प्रगति होनी चाहिए, अंग्रेजों ने महसूस किया उच्च शिक्षा के लिए। टॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का गठन होता है, और निजी कॉलेज को संबद्धता देने के लिए शर्तें तय होती हैं, और आर्थिक राशि अनुदान की बातें इसमें तय होती हैं, सदस्यों को, मेंबर्स को लेकर, फेलोज को लेकर
ये बहुत सारा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम में जिस तरह की बातें होती हैं वो इन्होंने की। फिर आता है एक सेडलर विश्वविद्यालय आयोग आता है, सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 में माइकल सेडलर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहलाता है। फिर हार्टोग समिति आती है 1929 में। फिर एक आती है सार्जेंट शिक्षा योजना 1944, देश की आज़ादी के 3 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ मैं। सार्जेंट शिक्षा योजना 1944 में क्या हुआ, सार्जेंट जो थे वो भारत शिक्षा के शिक्षा सलाहकार थे और जिन्होंने एक बड़ी बहुत व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की और उसमें इन्होंने सिफारिश की कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है प्री प्राइमरी शिक्षा उसको अनिवार्य किया जाए। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जाए। 11 से 17 वर्ष के बच्चे के चुनिंदा बच्चों के लिए चुनिंदा उच्च शिक्षा दी जाए और 3 इयर्स का डिग्री कोर्स का प्रावधान किया जाए। इस तरह की कुछ परिवर्तन उन्होंने प्रिस्क्राइब किए और उच्च शिक्षा को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और विधा विशेष विषय शिक्षा में बांटा उन्होंने और इस तरह की बातें आई। अब देखिए 1937 इसी काल में 1900 के युग में बताएं एक मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना आई। वर्धा अक्टूबर 1937 में वर्धा एक स्थान है, वहाँ कांग्रेस ने, जो भारतीय लोग थे कांग्रेस उस समय में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, उन लोगों ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और उसमें शिक्षा को लेकर बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। जाकिर हुसैन समिति आई, उसने गतिविधि के माध्यम से सीखने का सिद्धांत पे जोर दिया और ये कहा कि भारतीय परिस्थिति को देखते हुए, भारतीय लोग थे ये, इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में बुनियादी हस्तशिल्प और दस्तकारी कौशल को भी शामिल करो। उन्होंने ये कहा कि प्रथम 7 वर्ष तक सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दो। उन्होंने ये कहा कि कक्षा 2 से 7 तक हिंदी में पढ़ाओ और कक्षा के 8 के बाद ही अंग्रेजी में शिक्षा दो। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने वर्धा योजना में की। तो शिक्षा में स्वदेशी प्रयास जो हुए थे उसमें राजा राम मोहन राय का बड़ा योगदान था। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसको पारित करने में अंग्रेजों की मदद की थी। मतलब राम मोहन राय साहब का मानना था कि बहुत देसी स्टाइल की शिक्षा से हटके हमको आधुनिक विश्व में टक्कर लेना है तो अंग्रेजों का साथ दो और 1813 के चार्टर अधिनियम को उन्होंने सपोर्ट किया। इसी अवधि में मुद्रण प्रेस जो है जहाँ छपाई होती है उसका भी विकास हुआ था। वैसे भारत में प्रेस का इतिहास शुरू हुआ है पुर्तगालियों के आगमन से और इन्होंने भारत का जो पहला मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा में स्थापित किया था। ये भी प्रश्न बन सकता है, पहला मुद्रणालय हमारा पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित हुआ था। और फिर जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इसने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, ये भी नोट कीजिए, पहला समाचार पत्र भारत का 1780 में आया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा निकाला गया। उसका नाम था द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ये अंग्रेजी का साप्ताहिक पत्र होता था और लेकिन जब इसने भी सरकार की आलोचना करना शुरू किया तो उसको 1782 में अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। लेकिन देखा जाए तो ये भी क्रांति के लिए सोशल मीडिया की समाचार पत्र के माध्यम से पहली शुरुआत भारतीयों के यहाँ हुई और वो भी जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। फिर धीरे धीरे बहुत सारे समाचार पत्र बने। द बंगाल जनरल आया, द कलकत्ता क्रॉनिकल आया, द मद्रास कुरियर आया, द बॉम्बे हेराल्ड आया। और अब आप देखिए जब ये इतनी स्वतंत्रता के लिए जागृति के लिए समाचार पत्रों पत्रिकाएं आने लगी तो अंग्रेज इस पे भी चेते और उन्होंने एक 1799 में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लागू किया। प्रेस पे सेंसर और कंट्रोल के लिए कैसा अधिनियम आता है अंग्रेजों का 1799 का लिखा। इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था और जो युद्ध के समय जो भारत पर जैसे फ्रांसीसी आक्रमण होने की आशंका थी और बहुत सारी बातें थी जो अंग्रेजों के खिलाफ हो सकती है, इसमें सब पे सेंसर करने के लिए ये सेंसरशिप अधिनियम भारत में पहली बार 1799 में लाया गया। फिर अनुज्ञप्ति विनियम 1823 आया, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जिसको कहते हैं।
लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 भी आया। इसमें भी बिना लाइसेंस के कोई प्रेस स्थापित नहीं करेगा। लाइसेंस लो हमसे, सरकार से मजिस्ट्रेट को लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार दिए। बहुत सारा कंट्रोल करने के लिए लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया। एक शब्द और आएगा एग्जाम के हिसाब से भी है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता 1835 के प्रेस अधिनियम जो था 1823 का, उसने अनुज्ञप्ति विनियमों को हटा दिया। ये कुछ विनियम थे रेगुलेशन से, उनको हटा दिया। और अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस के कुछ प्रोविजन को हटा दिया। तो इसके कारण से इस प्रेस अधिनियम को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, कि भारतीय प्रेस को कुछ कुछ जो प्रतिबंध थे उनसे मुक्त किया, इसलिए 1835 के प्रेस अधिनियम को मुक्तिदाता कहते हैं। लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 आता है। 1867 का पंजीकरण अधिनियम आता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 आता है। समाचार अपराधों को उकसाने का अधिनियम 1908 आता है। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 आता है। ये सारे जब प्रेस का उदय हुआ तो यहाँ राष्ट्रवाद प्रेस के मार्फत से जन जागरण जागृत हुई। और राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए जो साहित्यिक विकास हुआ उसकी मैं कुछ चर्चा करूं कि समाचार पत्र बंगाल गजट निकला 1780 में, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, जहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद एक भारत गजट आता है 1787 में, ये हेनरी लुइस ने निकाला। फिर बंगाल गजट आया जो पहला बंगाली अखबार था, बंगाली भाषा का पहला अखबार था। हरिश्चंद्र राय इसके संस्थापक और संपादक थे। संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक था, ये हमारा भारतीय राजा राम मोहन राय थे इसके संस्थापक और संपादक। इसी तरह से बंगदत्त 1822 राजा राम मोहन राय ने निकाला। और राष्ट्र गोफ्तार गुजराती में दादा भाई नौरोजी ने निकाला 1851 में। हिंदू पेट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष ने निकाला। अमृत बाजार पत्रिका जो शुरू में तो बंगाली में प्रकाशित हुई थी और बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी, 1868 से आई, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने निकाली। केसरी जो मराठी दैनिक है और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक जो था 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने निकाला। ये सब क्रांति का बिगुल बजाने वाले अखबार थे। फिर वंदे मातरम के नाम से एक अखबार आया, मैडम भीकाजी कामा ने निकाला। बहुत सारे अखबार पूरे देश में आए। नेशनल हेराल्ड आया 1938 का, जवाहरलाल नेहरू ने निकाला। लीडर इंग्लिश में आया, मदन मोहन मालवीय ने निकाला। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने निकाला। नया भारत और राष्ट्रमंडल एनी बेसेंट ने निकाला। और पंजाबी वंदे मातरम, लोग, कौमी आवाज, ये लाला लाजपत राय ने निकाले। ये थोड़ा सा एक आइडिया है अखबारों के बारे में उस युग में राष्ट्रीय क्रांति को बल देने के लिए। मैं इसके बाद अब इस आधुनिक भारत के कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा करूंगा। देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार देश में इसलिए जरूर था कि बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी असमानताएं थी। तो एक राजा राम मोहन राय हुए, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 1772 बंगाल में हुआ था। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन करने के लिए एक आंदोलन चलाया और सती प्रथा क्यों होती है इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। और विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा निरोधक कानून 1829 पास करवाया। ये उस समय के कितने बड़े क्रांतिकारी थे कि सती को, जिसको पूरे देश ने मान्यता दे रखी थी, उस अधिनियम, उसके विरुद्ध आंदोलन उठाना और अधिनियम पास कराना, ये बहुत बड़ा इनका सामाजिक धार्मिक काम था। और राजा राम मोहन राय ने ही कुछ पत्रिकाएं निकाली थी, संवाद कौमुदी बंगाली में और मिरात उल अखबार फारसी में। तो इन्होंने, इनके राजा राम मोहन राय ने एक संगठन आत्मीय सभा भी बनाई थी और ब्रह्म सभा भी बनाई थी। ब्रह्म सभा का नाम बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो इसी तरह से धार्मिक सुधार के मामले में राजा राम मोहन राय थे कि इन्होंने वेद और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। एकेश्वरवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे कि भगवान एक ही है।
वेदांत और उपनिषद के दर्शन में विश्वास किया, बहुत सारी बातें हैं। एक सामाजिक सुधारक हुए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इनका ये बंगाली थे और 1842 में ये ब्रह्म समाज में, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और फिर ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। एक नाम और मशहूर है, केशव चंद्र सेन। इन्होंने 1855 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और ये भी ब्रह्म समाज में जो विभाजन हुआ था उसमें इनका भी बड़ा रोल था। इनका समाचार पत्र था इंडियन मिरर। एक समाज सुधारक हुए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के विद्वान थे और 1851 में संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य थे और इनके प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। उस समय भारतीय समाज में विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, लोग विरोध में थे। इन्होंने उस चीज का विरोध किया, अंग्रेजों का साथ दिया और इनके पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मार्फत से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अंग्रेजों ने पारित किया था। तो एक नाम और बताएं, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 1827 में सतारा महाराष्ट्र में माली समुदाय में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने महिलाओं, गरीबों, अछूतों की स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष किया था और 1888 में विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी थी। जैसे गांधी जी को महात्मा कहते हैं, ऐसे ही 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई। एक आते हैं सावित्री देवी फुले। सावित्री देवी फुले ये ज्योतिबा फुले की ही पत्नी थी और इन्होंने भी महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के लिए अपने पति का साथ दिया और महिला सेवा मंडल की शुरुआत की और बाल हत्या, शिशु हत्या रोकने के लिए पति के साथ मिलकर 1863 में कुछ आंदोलन किए, संस्थाएं स्थापित की। एक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को प्रश्न बन सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। 1851 में ये पारसी धर्म के जो संस्था थी उसकी स्थापना की थी इन्होंने और 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ये भी सामाजिक धार्मिक सुधारक व्यक्ति थे। एक नाम और लूंगा मैं, रामकृष्ण परमहंस का जन्म इनका 1836 में हुआ था। इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और ये आध्यात्मिक ज्ञान बड़े उच्च कोटि का था। त्याग, ध्यान, भक्ति पर इन्होंने राष्ट्र रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का नाम भी सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने भी जाति व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठान, समारोह और अंधविश्वास जो थे उसकी निंदा की थी। और स्वामी विवेकानंद का जब नाम आता है तो इन्होंने 1893 में एक शिकागो में अमेरिका में विश्व धर्म संसद हुई थी, उसमें हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन पर बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया था और तब इसमें अमेरिकी समाचार पत्रों ने उन्हें ऑरेटर बाय डिवाइन राइट अर्थात दिव्य अधिकारों वाला वक्ता के रूप में चर्चित किया था। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भी मानव कल्याण और सामाजिक सेवा था। एक नाम और आता है स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम मूलशंकर, जन्म 1875 बम्बई में। इन्होंने जन्म नहीं, इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और बाद में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया। और ये भी महिलाओं की शिक्षा, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन, समान अधिकार, इसके लिए बहुत प्रयासरत थे। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है उसमें इन सब चीज़ों का बड़ा वर्णन किया है।
इनके अन्य पुस्तकें हैं संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्यम। और इनके टाइम में एक इन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था, जिससे व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लाया जा सके। जो ईसाई या मुस्लिम बन गए थे, ये इन्होंने एक धार्मिक सुधार का काम किया था। एक नाम और बताऊंगा मैं, बाल शास्त्री जांभेकर। इन्हें मराठी पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और एक थे एम.जी. रानाडे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। और एक नाम और बताएं, सर सैयद अहमद खान। ये ब्रिटिश न्यायिक सेवा के विश्वास पात्र सदस्य थे। 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद 1878 में इन्हें इंपीरियल विधानसभा का परिषद का सदस्य नियुक्त किया था। और इनकी विश्वास पात्रता से उसके कारण ही उन्हें 1888 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। ये भी एक प्रश्न बनता है कि नाइटहुड की प्रदान उपाधि पर आने वाले ये भारतीय सर सैयद अहमद खान साहब थे। अच्छा, अब ये तो समाज सुधार की जनरल बात हुई। अब हम खाली एक हिंदू सुधार आंदोलन की बात करें तो हिंदू सुधार आंदोलन में कुछ आंदोलन यहाँ हुए हैं। उनकी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूँगा। या तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।